जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। और कल की वीडियो में हमने महाविस्फोट सिद्धांत और कांट लाप्लास सिद्धांत देखा था, और आज ये देखेंगे कि उस महाविस्फोट के बाद क्या क्या बना, ब्रह्मांड में किसका किसका निर्माण हुआ और कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दें आपको कि इस क्लास की जो वीडियो है और जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा A4 साइज में। टेलीग्राम चैनल में A4 साइज में अवेलेबल होगा, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको वीडियो का PDF ये दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी से। आकाशगंगा पूछता है प्रश्न एग्जाम में कि हमारी पृथ्वी, हमारा आवास किस आकाशगंगा में स्थित है। तो सबसे पहले जानेंगे आकाशगंगा होती क्या है। तो तारों, धूल तथा गैसों के विशाल पुंज जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा परस्पर बंधे हुए हैं, उन्हें आकाशगंगा या मंदाकिनी या प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। इसको इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये बहुत नया वर्ड है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। ये जानिएगा, ये वर्ड कहीं आता है कि अगर प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड का संबंध किससे है तो आप टिक करेंगे कि आकाशगंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी से है। ठीक, हमारा सौरमंडल उस मंदाकिनी का भाग है। हमारा सौरमंडल उस मंदाकिनी का भाग है जिसे एरावत पथ या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। तो हमारा सौरमंडल जहाँ हम हैं वो कहाँ निवास करता है, कहाँ पे है, वो मिल्की वे में है। अंतरिक्ष में लगभग 10⁻10 आकाशगंगाएँ हैं। जो भी हाईलाइट किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट पे इसको एड ऑन कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में लगभग 10⁻10 आकाशगंगाएँ हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 10⁻11 तारे हैं। ये जो फैक्ट है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, 10⁻11 तारे हैं, 10⁻11। प्रमुख आकाशगंगाएँ इस प्रकार हैं: दुग्ध मेखला, जिसमें हमारा सौरमंडल है; बृहद मैगलेनिक मेघ, लघु मैगलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम, ड्रेको सिस्टम। ये सब क्या है, आकाशगंगाओं के उदाहरण हैं। कुछ और आकाशगंगाएँ के बारे में रिसर्च है, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। आकाशगंगाएँ ब्रह्मांड में स्थिर न होकर अंतरिक्ष में बाहर की ओर गतिमान हैं। कहाँ की ओर? अंतरिक्ष में बाहर की ओर गतिमान हैं, अर्थात ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, न कि संकुचन हो रहा है। जब से यह विस्फोट हुआ है तब से ये विस्तार ही हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इन आकाशगंगाओं से निकलने वाला प्रकाश लाल वर्ण की ओर एक आवृत्ति विस्थापन दर्शाता है, जिसे अभिरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट या लाल अभिरक्त विस्थापन भी कहते हैं। इस अभिरक्त विस्थापन से ही डॉपलर प्रभाव की सहायता से एडविन हब्बल ने यह निर्धारित किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। हब्बल ने विभिन्न आकाशगंगाओं के अभिरक्त विस्थापन का अध्ययन कर यह भी ज्ञात किया कि यह विस्थापन आकाशगंगा की पृथ्वी से दूरी के समानुपाती है, अर्थात आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होगी उसका प्रतिसरण वेग, रिसेशन वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा। तो ये हब्बल ने जो रिसर्च किया है, यह रिसर्च केवल मिल्की वे पे नहीं किया है, इन्होंने जो भी उर्सा मेजर, उर्सा माइनर या और भी आकाशगंगाएं हैं उन पर भी इन्होंने रिसर्च किया और एक निष्कर्ष दिया कि जो आकाशगंगाएं हैं हमसे वो दूर होती जा रही हैं। उसी को ही क्या कहा गया, रिसेशन वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दूर जाता है किसी से, तो जो जिस वेलोसिटी से दूर जाता है उसको बोलते हैं रिसेशन वेलोसिटी। यहाँ लिख देते हैं, दूर जाने या पीछे हटने की गति, इसी को बोलते हैं रिसेशन वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है दुग्ध मेखला या एरावत पथ, मिल्की वे। अभी तक हम पढ़े कि आकाशगंगा के बारे में पढ़े कि आकाशगंगा परिभाषा देखें। अब पढ़ेंगे जो स्पेशली जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा सौरमंडल है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि दुग्ध मेखला क्या है, एरावत पथ क्या है। वह मंदाकिनी, वह गैलेक्सी या वह मंदाकिनी या आकाशगंगा जिसमें हमारी पृथ्वी अवस्थित है, उसे दुग्ध मेखला या एरावत पथ कहा जाता है। यह सर्पिल आकार की है। कैसी है यह? सर्पिल, स्पाइरल आकार की है। देखिएगा जैसे कि फिगर में दिखाया गया आपको, यह एक सर्पिल आकार की है। ये इसका सेंटर है, यह सेंटर है, और यहाँ पे सन कहीं पे सिचुएटेड यहाँ पे करता है अपने आकाशगंगा में। ठीक है। फिर है नेक्स्ट टर्म है निहारिका, नेबुला किसे बोलते हैं। आकाश में कुछ चमकीले धब्बे या समूह दिखाई देते हैं जो वास्तव में तारों तथा गैसीय बादलों के समूह हैं। किसके? तारों तथा गैसीय बादलों के समूह हैं। इन्हें निहारिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओरियन निहारिका।
यह निहारिका हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला में अवस्थित है। निहारिकाओं के अंदर ही गैसों के संघनन से तारों का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा आप कि निर्माण तारों कहाँ होता है, निहारिकाओं के अंदर होता है। अब बहुत से तारे बन गए, अब देखेंगे तारामंडल क्या होता है। तारों को समूह को तारामंडल बोलेंगे, जाहिर सी बात है। आकाश में सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। ये तो इजी है, क्लियर है। ये एग्जाम्पल क्या क्या है तारामंडल का, देखिए ग्रेट बियर या उर्सा मेजर, सप्तऋषि तारा इसको बोलते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है। ओरियन, मृग या बड़ा शिकारी, कृतिका, ये सब तारामंडल के नाम हैं, ये सब कॉन्स्टिलेशन हैं। ये वृश्चिका, पोलरिस या उर्सा माइनर, सिग्नस, हरकुलिस, हाइड्रा, वासुकी बोलते हैं हिंदी में, और HD 188757। अभी सारे तारों का जो इंपॉर्टेंट है उनका क्या प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उर्सा मेजर में 7 सर्वाधिक तारे हैं। उर्सा मेजर में 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। उर्सा माइनर में भी अपेक्षाकृत कम चमकीले 7 तारे हैं। उर्सा मेजर में भी और उर्सा माइनर में भी 7 तारे हैं, लेकिन माइनर वाले में कम चमकीले हैं और मेजर वाले में ज़्यादा चमकीले हैं। इसका कहने का मतलब ये है। ध्रुव तारा, पोलरिस या उर्सा माइनर तारामंडल में स्थित है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित है, पोलरिस कह लीजिए या उर्सा माइनर तारामंडल कह लीजिए, वहाँ पे स्थित। ध्रुव तारा बहुत फेमस तारा है। जब पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी, दिशा का ज्ञान नहीं था, तो लोग ध्रुव तारा को अपने बाएं रखकर चलते थे और दिशाओं का ज्ञान करते थे। तो ध्रुव तारा कहाँ पे है, उर्सा माइनर में है या पोलरिस में है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर है। कहाँ पे है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर है। कभी अगर क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा जो है वो दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर है, तो यह कथन क्या होगा, गलत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब बताई जा रही हैं आपको। ये जितनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं ना, NCERT हो गया, जैसे लियांग हो गया, महेश बर्णवाल हो गया, और भी जो किताबें हैं ज्योग्राफी की, सबका निचोड़ है इसमें। फिर ओरियन के बारे में पढ़ेंगे। ओरियन या मृग तारामंडल उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में दिखाई देता है। ये जितना भी कीवर्ड्स बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी गोलार्ध में और शीत ऋतु में दिखाई देता है। इसमें भी 7 चमकीले तारे हैं, जिसमें 4 तारे किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। तो अगर प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस है, हाइड्रा है, उर्सा माइजर है, उर्सा मेनर है, तो आप क्या ट्रिक करेंगे, सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। हाइड्रा के बारे में क्या कहना है, हाइड्रा तारामंडल में खुली आंख से कम 68 तारे दिखाई देते हैं, जबकि सेंटारस तारामंडल में कुल 94 तारे दिखाई देते हैं। तो हाइड्रा में 68 तारे हैं जो कि खुली आंख से दिखते हैं, और सेंटारस में कितने हैं, और भी तारे हैं, लेकिन 94 तारे ऐसे हैं जो खुली आंख से आप देख सकते हैं। फिर HD 188757 में जो तारामंडल है, इसमें पृथ्वी से लगभग 149 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें 3 तारे हैं। इसकी दूरी क्या है, ये देखिए जो भी लिखा गया है ना, ये फैक्ट कि 149 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, ये तभी लिखा गया है यहाँ पे। अभी तक कुल 89 तारामंडल की खोज की जा चुकी है। सारा फैक्ट है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक वर्ड आता है क्वासर्स, ठीक है। तो क्वासर्स का जो फुल फॉर्म है वो है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेज। क्या कहता है ये देखिए, वे आकाशीय पिंड जिनका निर्माण आकाश गंगाओं के साथ ही महाविस्फोट के बाद हुआ, किंतु जो आकार में गैलेक्सी से छोटे हैं, ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो वे आकाशीय पिंड जब महाविस्फोट हुआ था, जिससे आकाशगंगाएं बनी थी, मिल्की वे बना था, उर्सा मेजर बना था, उसी समय ये क्वासर्स नामक कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल पिंड थे वो जो भी बने थे। तो इनका निर्माण आकाशगंगाओं के साथ ही हुआ है, और ये गैलेक्सी से छोटे होते हैं। ये सारे स्टेटमेंट हैं। कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि क्वासर्स के बारे में निम्न कथन में से कौन सा गलत है, उसमें 4 कथन देगा, इसमें से कोई एक इधर फेरबदल करेगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी लिखवाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर है नोवा। हमारी आकाशगंगा में दुग्ध मेखला में प्रतिवर्ष 20 से 30 नए तारों का निर्माण होता है। प्रतिवर्ष 20 से 30 नए तारों का निर्माण होता है। इन्हीं नए तारों को नोवा कहते हैं।
ठीक है। ये जो नए तारे बन रहे हैं उनको नोवा कहते हैं। ये बनते कहाँ हैं? तो ये बनते नेबुला में हैं। कहाँ बनते हैं? नेबुला में बनते हैं। नोवा की चमक सूर्य की चमक से 10,000 से 10 लाख गुना अधिक होती है। अगर फेरबदल करेगा फैक्ट में कि कम होती है तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ ये कथन गलत होगा। नोवा की चमक सूर्य की चमक से 10,000 से 10 लाख गुना अधिक होती है। अब तारों के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सुनते हैं तारे टिमटिमाते हैं, हम लोग उसमें देखते भी हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो अब तारों के बारे में पढ़ते हैं कि तारे कैसे बनते हैं और तारों का क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए, आकाशगंगाओं में गैसीय बादलों के संकुचन एवं संघनन से तारों का निर्माण होता है। गैसीय बादलों के संकुचन एवं संघनन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होने से एक ऐसी अवस्था आती है जब हाइड्रोजन परमाणुओं में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है, और इस प्रकार तारों का निर्माण होता है। तारों का जीवन काल 10 से पावर 6 से लेके 10 की पावर घात वर्ष तक होता है। जो तारे का लाइफ टाइम होता है वो इतना होता है। सूर्य भी एक तारा है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका जो आयु है वह जीवन काल क्या है? वो 10 टू द पावर 10 वर्ष है। ये तारे जो होते हैं वो 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। जो निम्न पृष्ठ ताप वाले होते हैं, जिनके सरफेस पे कम ताप होता है, वह लाल रंग के होते हैं, उन्हें लाल दानव बोलते हैं, रेड जायंट बोलते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उन्हें सफ़ेद रंग के बोलते हैं, और जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें नीले रंग के तारे बोलते हैं। अब तारों की मृत्यु के बारे में देखते हैं। तारों का निर्माण भी हो गया, अब तारे मरते कैसे हैं ये देखिए। तारों की मृत्यु तब प्रारंभ होती है जब उनके क्रोड में, उनके सेंटर में हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है। तो तारों का फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन है। जब फ्यूल खत्म होगा तो तारों की मृत्यु निश्चित है। हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद अंततः हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन HOC, ठीक है, आदि की संलयन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तीनों सब क्या करते हैं? लगते हैं मिलने। आदि की संलयन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके अंतिम चरण में क्रोड में केवल लोहा ही शेष बच जाता है। बाकी इसका जो फ्यूल है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन, सब खत्म हो जाते हैं, लोहा बच जाता है। इस प्रक्रिया में तारे के मध्य कवच में, बीच में काफ़ी ऊर्जा संचित हो जाती है, और अंततः बाह्य कवच का जो विस्फोट हो जाता है धीरे धीरे, जब विस्फोट होता है, इसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। तो तारों के बाह्य कवच का विस्फोट क्या कहलाता है? सुपरनोवा कहलाता है। और नोवा क्या कहलाता है? तारों का निर्माण क्या है? वो नोवा है। और सुपरनोवा क्या है? तारों का विस्फोट है। खत्म होना क्या है? सुपरनोवा है। तो नोवा और सुपरनोवा समझ गया। अब देखिए, इसी पे एक रिसर्च किया, एक वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर इन्हें बोला जाता है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत इनकी प्रसिद्धि है, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1983 में इसी काम के लिए। भारतीय मूल के थे, अमेरिका में जाकर इन्होंने रिसर्च किया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट अर्थात 1.4 सौर द्रव्यमान, जो आपका सूर्य का द्रव्यमान है, उससे 1.4 गुना अधिक, क्या कहा गया? उसे बोला गया चंद्रशेखर लिमिट बोला गया। तो ये भी प्रश्न यहाँ बनता है, बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है, बना भी है प्रश्न ये। जब हम टेस्ट कराएंगे तो हम सारे क्वेश्चन डालेंगे, सारे PIQ डालेंगे इसको लाके, ठीक है, ईयर सहित, एग्जाम सहित। तो जब किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट 1.4 सौर द्रव्यमान से कम होता है तो तारा अंततः श्वेत मामन में बदल जाता है, व्हाइट डॉर्फ बदल जाता है। इसमें क्या होता है? हीलियम जब जलता है तो वो कार्बन में बदल जाता है, इसे क्या बोलते हैं? काला वामन बोलते हैं। और जब ये, इसका मतलब लिमिट अगर 1.4 सोलर द्रव्यमान से अधिक है तो क्या बन जाता है? व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। पहला केस है ये। दूसरा केस क्या? यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट अर्थात 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक है तो तारा अंततः न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। न्यूट्रॉन तारा छोटा होने के कारण अत्यधिक तेजी से अपने अक्ष पर प्रचक्रण पर सेकेंड 30 से अधिक, 1 सेकेंड में 30 से अधिक गति करता है और तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। रुक रुक कर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करने के कारण न्यूट्रॉन तारों को पल्सर भी कहा जाता है। तो पल्सर क्या है? ये जो कितने कीवर्ड्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। जो पल्सर है, इसे क्या बोलते हैं? जब न्यूट्रॉन तारा रुक रुक कर रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है तो इसे, ऐसे ही तारों क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। ये दूसरा केस था। एक तीसरा केस क्या है? यदि तारे का द्रव्यमान 5 सौर द्रव्यमान से अधिक है तो तारा अंततः ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी अधिक होने के कारण कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि प्रकाश, लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाता, अतः उसका पता लगाना कठिन है।
एक तारामंडल है सिग्नस नाम का, उसमें एक ब्लैक होल की संभावना व्यक्त की गई है। इसे ही हिंदी में कृष्ण विवर या श्याम छिद्र भी बोला जाता है ब्लैक होल को। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे मिशेल नामक, उन्होंने ब्लैक होल के अस्तित्व की संभावना व्यक्त की थी। ठीक है, अब देखिएगा पृथ्वी से निकटतम तारों की दूरियां। एक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसकी दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष। अभी देखेंगे आगे प्रकाश वर्ष क्या होता है, पार्सेक, ये सब खगोलीय दूरियां हैं, अभी देखेंगे। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है यह 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा है कौन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जो है वह 4.35 प्रकाश वर्ष है। बर्नार्ड जो है 5.98 है, और सीरियस या साइरस या डॉग स्टार यह 8.65 प्रकाश वर्ष दूर है। ये चीज़ें जरूर याद करनी, बस ये जानिए सबसे पास कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। एक फैक्ट देखिए, लाल तारे का पृष्ठ तनाव नीले तारे के पृष्ठ तनाव से कम होता है। ब्रह्मांड में तारों की अनुमानित संख्या 10⁻21 है। 3 आप डेटा पढ़ चुके हैं, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻21। अब आपका काम है, आप डिसाइड करिएगा कि आपने ये कहाँ कहाँ पढ़ा है। स्वच्छ रात्रि में बिना किसी यंत्र की सहायता से खुली आंख से लगभग 3000 तारे दिखाई देते हैं। ऊपर देखते हैं हम लोग छत पे जब रहते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, तो कितने तारे दिखते हैं हमको, 3000 तारे हम स्वच्छ रात्रि में खुली आंख से देख सकते हैं। तारों का पूर्व से पश्चिम की ओर गमन इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। जो ध्रुव तारा है पोलरिस या उर्सा माइनर नामक तारामंडल में स्थित है, यह गतिमान आभासित नहीं होता क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की सीध में है। ध्रुव तारे से ही पृथ्वी के अक्षांश की गणना की जाती है। अभी बताया गया कि जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के जो नॉर्थ पोल है उसके ठीक ऊपर है। कहाँ पे है, नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर है। तो जो एक्सिस है तो लगता है घूमता तो, लेकिन घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है। फिर है ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है। अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण, कितना का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसकी किरणों के पृथ्वी पर आपतन कोण के आधार पर ही पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात पृथ्वी के जिन बिंदुओं पर आपतन कोण 30 डिग्री होगा उसे 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि खगोलीय दूरियों के मात्रक कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये जो है पहला है प्रकाश वर्ष, वह दूरी जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये है दूरी है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कभी क्या करता है, इसमें चेंज कर देता है, 10⁻15 को कभी 14 कर देगा या 10⁻12 कर देगा, 16 कर देगा। तो एग्जाम में आपको फंसाने का ये तरीका है। पार्सेक क्या होता है, यह भी खगोलीय दूरी का मात्रक है, और यह जो है एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश होता है, और यह खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई है कौन, पार्सेक। यह मीटर में है या किलोमीटर है, मीटर में 3.09 इंटू 10⁻16 है और 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर में है। अब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई। इसका क्या मतलब है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के, ये अर्थ है, ये सन है, इसके बीच की जो औसत दूरी है इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और यह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है। या 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर होता है। ये तीनों डेटा आप नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है एक उपकरण है इंटरफेरोमीटर। ये क्या होता है, आकाशगंगा का व्यास ज्ञात करने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, किसी आकाशीय पिंड में उपस्थित तत्वों या अणुओं की प्रकृति या उपस्थित तत्वों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारतीय खगोलिकी भौतिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। यह कावालूर वेधशाला में एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे कावालूर वेधशाला है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। इसका व्यास 3 मीटर है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी वेधशाला नैनीताल में मनौरा चोटी पर स्थित है। यह उत्तर भारत की एकमात्र वेधशाला है। वेधशाला स्थापित करने के लिए मनौरा चोटी का चयन निम्नलिखित 2 आधार पर किया गया। क्यों मनौरा चोटी का ही चयन किया गया, आइए देखिएगा। यह स्थान प्रकाश प्रदूषण तथा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है और यहाँ स्थापित टेलीस्कोप उत्तरी ध्रुव की ओर दिक् निर्धारित रहता है। महाराष्ट्र के पूना से 80 किलोमीटर दूर नारायण गांव में भी एक बृहद मीटर तरंगदैर्घ्य रेडियो टेलीस्कोप GMRT स्थापित किया गया है। अब देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो ग्रहों के स्वयं के प्रकाश नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। ग्रहों के स्वयं के प्रकाश नहीं होते, वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रतिबिंबित होते हैं। प्रकाश को परावर्तित करने की उनकी अलग अलग क्षमता होती है। इसकी माप अल्बीडो में की जाती है। किस में की जाती है? तो कोई भी ग्रह कितना प्रकाश परावर्तित कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उसका अल्बीडो बोलते हैं। तो जो पृथ्वी का अल्बीडो है वह 0.39 है, जबकि चंद्रमा का अल्बीडो 0.07 है। अतः पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से 39% भाग, इसका मतलब क्या है 0.39 का? देखिएगा, अतः पृथ्वी सूर्य के प्रकाश का जो पृथ्वी है, जो अर्थ है आपकी, और ये जो सन है, इसके प्रकाश का 39% भाग क्या करती है? परावर्तित। अगर 100% आ रहा है तो 39% क्या करती है? परावर्तित कर देती है। जबकि चंद्रमा जो है, ये जो मून है, यह क्या करता है? यह 7% भाग ही परावर्तित कर पाता है। 7% भाग ही परावर्तित कर पाता है। स्पष्टतः पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक चमक उत्पन्न करती है। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है और खगोलिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान का चैप्टर यही समाप्त होता है। और इसमें आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ पढ़ाने में त्रुटि हो तो उसको सुधार कैसे किया जाए ये आप सुझाव दे सकते हैं। और आपको अगर PDF चाहिए इसका तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।